क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरी यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है, जैसे 9th है, 11th, डिप्लोमा इंजीनियर, PSC, नर्सिंग, CET, CAT, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग कोई कुछ तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे नीट के क्वेश्चन जो फिजिक्स के आए हुए थे 2024 में, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था वो, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये लिख रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नीट UG फिजिक्स T3 बुकलेट जो नंबर है T3 है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं नीट के बुकलेट के, तो अलग अलग होते हैं। तो दूसरे बुकलेट में अगर आप देखेंगे तो वो ऑर्डर मिलेगा नहीं क्वेश्चन का। तो जो T3 बुकलेट का ऑर्डर है उसमें ये दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर बताता हूँ इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसको। तो इसमें क्या दे रखा है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दो कॉलम दे रखे हैं। एक कॉलम में मटेरियल दे रखा है, ये कौन कौन सा मटेरियल है, और दूसरे कॉलम में उसका ससेप्टिबिलिटी दे रखा है। ये जैसे पहले कॉलम में दे रखा है डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, ये मटेरियल है, और इनका ससेप्टिबिलिटी कितना होता है उसका ये दूसरा कॉलम दे रखा है। अब हमें इसमें मैच कराना है कि डाई मैग्नेटिक का कितना ससेप्टिबिलिटी होता है, फेरोमैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक का, नॉन मैग्नेटिक का कितना ससेप्टिबिलिटी होता है। उस ऑर्डर के हिसाब से ये चॉइस लगा रखा है, 4 चॉइस। ठीक है, मटेरियल विथ ससेप्टिबिलिटी, वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी, तो ये दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये एक चैप्टर है 12th क्लास फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म, वहां से दे रखा है ये। वैसे मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है, जो फिजिक्स का 12th क्लास का जो चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं और सबका अपना अपना एक मीनिंग है। तो उसमें जो ससेप्टिबिलिटी जो टर्म्स है उसका क्या मीनिंग है वो मैं बताता हूँ। पहले इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक ससेप्टिबिलिटी को समझना है और एक मैग्नेटिक बिहेवियर को समझना है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ससेप्टिबिलिटी हम लोग समझना चाहते हैं, ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। वैसे यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी का एक हम लोगों ने लिटरल डेफिनेशन लिखा है। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को M से दिखाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को H से दिखाते हैं, और इनका जो रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, इनका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये तो उसमें है, रिलेशन के हिसाब से है ये, और तो ये कम समझ में आएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं ससेप्टिबिलिटी को, तो एक हम कॉमन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ससेप्टिबिलिटी को। ससेप्टिबिलिटी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में सेंसिटिव बोल सकते हैं कि सेंसिटिव, कौन कितना सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि मान लो गर्मी के दिन है और 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है बाहर। ठीक है, तो अलग अलग लोगों पे इस 40 डिग्री टेम्परेचर का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एक वो आदमी है जो लेबर कैटेगरी है, वो तो 40, 45, 50 डिग्री पे तो सनलाइट में वो काम करते रहता है, ओपन सनलाइट में वो काम करते रहता है। 40 डिग्री, 42 डिग्री वो आराम से बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन वो लोग भी हैं जो लोग AC में दिन भर रहते हैं, वो 40 डिग्री, 42 डिग्री जब बाहर जाएंगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। कितनी बात समझ में आई? तो क्या हुआ कि 40 डिग्री टेम्परेचर एक आदमी जो लेबर कैटेगरी का है वो तो आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, उस पे ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन वो आदमी जो AC में रहता है उस पे बहुत ज़्यादा असर होता है, 40 डिग्री 45 डिग्री का, जब AC से बाहर जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि जो AC में रहता है वो उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है 40 डिग्री का, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो। यही कहेंगे ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन जो लेबर है जो 40 डिग्री पे बाहर मैदा फील्ड में वर्क कर रहा है, वो उतना ज़्यादा उस पे असर नहीं होता, वो कम सेंसिटिव बोलेंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इस तरह समझ सकते हैं सेंसिटिव को। इसी तरह से एक क्लास में जैसे हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
उसको भी उससे भी समझ सकते हैं। जैसे एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों ने क्लास में बहुत सारे डिस्टर्बेंस किए, तो क्लास के टीचर ने सभी को डाँटा। हर बच्चियों को सबको डाँटा एक तरफ से। तो क्या हुआ कि उस डाँटने का जो असर होगा उस क्लास में, कुछ बच्चों पे तो कुछ असर नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे ही दिन भर उनका चलता ही रहता हमेशा ही। कुछ बच्चे को थोड़ा सीरियस हो जाएँगे, कुछ बच्चे उस डाँट पे रोने भी लगेंगे। आमतौर पे देखा होगा। रोने क्यों लगे? क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यानी वो जो टीचर का डाँटना था वो सबके लिए बराबर था, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं है। मगर वो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो रोने लगेगा, कुछ मॉडरेट होगा तो वो सीरियस हो जाएगा और जो लेस सेंसिटिव होगा उस पे कोई असर नहीं होगा। सेंसिटिव का मतलब समझ में आई ये? इसी तरह से क्या हुआ कि जो हमारे में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ज़िंक है, मैंगनीज़ है, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना असर होता है इस मटेरियल पे, मैग्नेटिक नेचर पे या मैग्नेटिक बिहेवियर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो बहुत आसानी से वो मैग्नेटाइज़्ड हो जाएगा। क्या? अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा एलिमेंट, तो वो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज़्ड होगा, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज़्ड होगा और जो लेस सेंसिटिव होगा, वो बहुत कम मैग्नेटाइज़्ड होगा। कितनी बात समझ में आई? या मैग्नेटिक फ़ील्ड का उस पे असर कम पड़ेगा, लेस मैग्नेटाइज़्ड होगा। तो ये जो है ऊपर वाला जो है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सेंसिटिव है या नहीं। ऊपर यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज़ेशन, कितना वो मैग्नेटाइज़्ड होने की इंटेंसिटी रखता है। और नीचे वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी एक्सटर्नल फैक्टर है ये, बाहर का फैक्टर। जैसे अभी हमने बाहर का टेम्परेचर बताया, बाहर का हमने बताया कि टीचर आके डांट दिया, तो इस तरह से है। तो इतनी बातें समझ में आई, सेंसिटिव समझ में आ गया। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन सा मटेरियल पे अगर हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना असर होता है और किस तरह से असर होता है, कितना असर होता है और किस तरह से असर होता है। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी समझ में आ गई बात। अब हम लोग चलते हैं, ये मटेरियल जो है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनको समझते हैं कि डाईमैग्नेटिक किसको कहते हैं, पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं और फेरोमैग्नेटिक किसको कहते हैं। डाईमैग्नेटिक मटेरियल को किसको बोलते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम। डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो इसका जो बताते हैं कि जो एलिमेंट जिनके आउटर शेल पे, जैसे एक एटम होता है, कोई भी एलिमेंट है वो एटम से मिलके बना होता है और उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिटल पे अरेंजमेंट होता है, तो बताते हैं डायमैग्नेटिक की तरह वो बिहेव करेगा जिसका आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन फुल कंप्लीट पेयर्ड होगा, हाफ फिल्ड नहीं होगा, फुल फिल्ड होगा। तो जिस एलिमेंट का आउटर शेल फुलफिल होगा, पेयर्ड होगा, वो एलिमेंट डाईमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा या डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, कितनी बात सुन में डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। जैसे मैं उसको एक स्ट्रक्चर से हम लोग समझाते हैं इसको। क्या बताया कि मान लो ये एक हमारा एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमते हैं, ये आप जानते होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा, उसका जस्ट अपोजिट दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ये मान लो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन घूमता है एक सर्किल में, तो इतना फास्ट घूमता है इलेक्ट्रॉन, बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ऑर्बिट पे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज होता है, वो चार्ज होता है वह करंट होता है, जब करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मगर दोनों चूंकि अपोजिट स्पीड है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा और वो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। तो एज ए होल ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जीरो होता है, अपना इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक बिहेवियर जीरो होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्पिन को नलिफाई कर देते हैं। कितनी बात सुन में आगे चले। अब क्या बताया कि ये जो एक ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अगर इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो ये हमारा, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से किधर जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होगा, ये नॉर्थ से। तो ये मटेरियल को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये एक मटेरियल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, ये एक मटेरियल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया ये इस तरह से। इसका जो इंटरनल जो हमारा टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, इतनी बात में। लेकिन क्या बताएगा, जब हम लोग ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। एक फिर से स्ट्रक्चर लेकर, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक इसका इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अट्रैक्ट करें, ऐसा हो सकता है ये दोनों रिपेल करें। ठीक है, तो क्या देखा गया है कि जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो एक दूसरे को, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। तो इनके बीच में रिपल्शन होता है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन कैसे होगा, अगर हम लोग इसको पोलैरिटी के हिसाब से देखते हैं तो इसका इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा। ठीक है, कितनी बात समझ में। तो ये जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, जब इसको हम लोग बाहर से रखते हैं तो इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक नेचर में चेंज आता है, बीच में रिपल्शन होता है, क्योंकि इसके जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है नॉर्थ साउथ इस तरह से होता है। नॉर्थ नॉर्थ के सामने बनता है, साउथ साउथ के सामने बनता है, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसकी ससेप्टिबिलिटी अगर हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये जो है रिपेल करता है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से कम होता है, यानी माइनस में होता है। ठीक है, तो इसका डाईमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी, चूंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कहाँ तक होता है, इसकी ससेप्टिबिलिटी डाईमैग्नेटिक मटेरियल का होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। ठीक है, ये इसका रिलेशन है ये, यानी ये जो ससेप्टिबिलिटी होगा 0 से कम होगा। 0 ज़्यादा है, 0 से कम होगा, लेकिन -1 से ज़्यादा होगा, या -1 के बराबर होगा। तो -1 और 0 के बीच में वैल्यू आता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो होता है, और चूंकि ये अपोज करता है तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये जो वैल्यू होता है 0 से कम, -1 से ज़्यादा, या ज़्यादा ज़्यादा -1 हो सकता है। तो ये है डाईमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू। कितनी बात समझ में। अगर हम लोग इसको मैच कराते हैं, इसमें जाके सर्च करते हैं कि ये जो डाईमैग्नेटिक है, इसके जो डाईमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू है यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, तो डाईमैग्नेटिक का देखेंगे तो ये जो है ना सेकेंड वाला पार्ट है, ये इस तरह से है, इससे मैच कर रही है। तो हम लोग इसको अगर अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए डाईमैग्नेटिक है इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है सेकेंड वाले से मैच करता है। ये एक हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का देखने के लिए। तो जो फेरोमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है दोनों का नेचर सेम है, लेकिन जो ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक का कम होता है, फेरोमैग्नेटिक का ज़्यादा होता है। अब हम जरा सा देखते हैं कुछ मटेरियल और उसका ओरिएंटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कितनी बात समझ में। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के बारे में बताते हैं कि जो एटम या वो एलिमेंट जिसका एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, उसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अनपेयर्ड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जो पेयर्ड होते हैं वो तो एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, जो लेकिन अनपेयर्ड होते हैं उनकी वजह से उस मटेरियल का अपना एक मैग्नेटिक नेचर होता है, उसका अपना एक मैग्नेटिक नेचर होता है। जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, तो जो पैरामैग्नेटिक हुआ तो उसका अपना एक मैग्नेटिक नेचर होगा। अब अगर हम लोग उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये
हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रखा, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये। तो इसके ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिक नेचर है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इसका जो अलाइनमेंट होता है, इसका जो ओरिएंटेशन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसका ओरिएंटेशन इस तरह से अरेंज होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए। ये साउथ है, इधर नॉर्थ है, दोनों एक दूसरे को। तो इधर से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाते, ऐसे जाता है ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन चूंकि अट्रैक्शन होता है तो जो इधर से जा रहा होता है वह इसके अंदर चला जाता है, ये इसके अंदर से जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से भी जाता है। तो इधर अंदर में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है? क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, तो जो रेज़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहे थे ऐसे, उसको अट्रैक्ट करता है ये। और अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इनसाइड दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीजेस, और उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पॉजिटिव होता है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, 0 से ज़्यादा होता, पर थोड़ा ही होता है। जैसे पॉजिटिव में 0.002, 0.001253 ऐसे होता है, तो बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन ससेप्टिबिलिटी इसका 0 से ज़्यादा होता है, ये बढ़ जाता है इसकी ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें जो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, मगर ये एटा के बराबर दिखा रखा है, इसके बराबर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा पॉजिटिव होता है इसका। तो जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होता। 1 से तो बहुत, 1 तो बहुत ही बड़ा वैल्यू है, 1 से छोटा बहुत ही छोटा होता है। तो ये इस तरह से दे रखा। अब अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी को मैच कराते हैं, तो ये सी में देखिए, ये जो सी है इसकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है अगर हम लोग देखते हैं तो ये डी से मैच कर रहा है, वो देख रहे हैं ना, फोर्थ से मैच कर रहा है, यानी कि जो सी है वो फोर्थ प्रॉपर्टीज रखता है, यानी पैरामैग्नेटिक के जो मटेरियल है इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो 4 है। अच्छा, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो मैग्नेटिक बिहेवियर रखते ही नहीं, उसकी ससेप्टिबिलिटी 0 होता है। तो ये डी का जो ससेप्टिबिलिटी फर्स्ट वाले के बराबर होगा, डी की जो ससेप्टिबिलिटी है ये फर्स्ट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी 0 हो जाता है। इसी तरह से बताया क्या, जो फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक की तरह ही होता है, लेकिन उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बताते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो डोमेन्स रखते हैं, मतलब जिस तरह से हमने पैरामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन्स पे बात कर रहे थे, वो डोमेन्स पे बात करेंगे। डोमेन्स में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं, और जब एक साथ अलाइन करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसका हो जाता है, उस डोमेन का। और जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी पोलराइजेशन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो उसमें जो ससेप्टिबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिक का बहुत ही ज़्यादा होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग बी को अगर मैच कराना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखा रहा है कि ये 1 से बहुत ही ज़्यादा है, तो ये थर्ड वाला हो गया, ये थर्ड वाला है, ठीक? तो क्या देखा गया, अगर हम लोग इसको इसमें से मैच कराते हैं तो देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा, A3, A2 है, A4, A2 ये दे रखा, A पे 2 है, सेकंड वाला है, B पे 3 वाला है, C पे 4 वाला है, और D पे फर्स्ट वाला है। इसका मतलब इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया ये। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? कितनी बातें समझ में आई? तो ये था ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और उसका वैल्यू कितना वैल्यू होता है उसके हिसाब से ये कॉलम से मैच करा दिया। कितनी बात समझ में आई? तो इसे नोट कर लिए, और इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है? वो जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं हमेशा मतलब रोज़ बनाता रहता हूँ, आपको मिलता रहेगा। पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं हमें, वो लोग जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो कर लें, फॉलो करें। आगे चलते
हमारे जो है ना फिज़िक्स के 11th-12th के बहुत सारे मटेरियल यानी कि तकरीबन 90% जो फिज़िक्स के जो कंसेप्ट है, डराइव है और उससे रिलेवेंट बहुत ही अच्छे जो न्यूमेरिकल्स है, वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो वो लोग जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो आके फ्री से पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें। वो लोग जो लोग नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो बजाय 3-4 8 महीने, 7 महीने कोर्स पढ़ने के, आप हमारे चैनल से 1 से 2 महीना में आप अपना जितना टाइम लगाएँगे उतना ज़्यादा जल्दी आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है? ओके? तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी काम बढ़ता है, हमारा भी मोरल हाई होता रहेगा। जैसे-जैसे काम बढ़ता जाएगा हम आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो बना के देते रहेंगे, आपके और आपके जानने वालों को फ़ायदा होता रहेगा। ओके, थैंक यू।